स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स पेपर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, वो क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो आपके मैथ्स पेपर होने वाले हैं उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को, जिससे कि आपके क्वेश्चंस अगर यहाँ से आए तो एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चंस एनालिसिस करने के बाद, आपके जो मॉडल पेपर तैयार होते हैं उसके क्वेश्चंस देखने के बाद आप लोगों के सामने ये सब क्वेश्चंस लाया जाता है, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में फायदा हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, एक मूल क्या बोल रखा है, 1/3। तो मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो 1/3 है, और हम लोग पढ़े हैं कि जो अल्फा इंटू बीटा, कि अल्फा और बीटा मान लो कि दो मूल है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, तो c/a हो जाता है c/a। और c यहाँ पे दे रखा है 3/a दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 से 3 कट के 1 आ गया। मतलब यहां से लोग देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो आ गया वो आ गया 1, और अल्फा कितना दिया हुआ है, तो 1/3। अब यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा का मान 1/3 रखें, साथ में आएगा इंटू में बीटा बराबर में 1। अब इस वाले 3 को हम लोग इधर भेज सकते हैं, तो यहाँ से बीटा जो होगा वो आ जाएगा 3, क्योंकि 3 में अगर 1 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दूसरा मूल होगा वो क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 77 और 99, ठीक है, 77 और 99 का एलसीएम आपको दे रखा है कि 693 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप लोग देख सकते हैं कि 77 और 99 का एचसीएफ, 77 को हम लिख सकते हैं 7 और 11 के मल्टीपल में, और 99 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 11। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो आपको कॉमन मिल रहा है वो कौन सा नंबर है, 11। तो यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या फिर एक और तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलसीएम मान लेते हैं कि दो नंबर ए और बी है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ये बराबर होता है ए गुने बी के। कि अगर मान लो कोई दो नंबर ए और बी है, उसका एलसीएम निकालो और उसका एचसीएफ निकालो, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो या आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको दिया क्या है, तो एलसीएम दे रखा है और वो दोनों नंबर पता है, आपसे पूछा गया एचसीएफ। तो अगर हम यहाँ पे एचसीएफ लिखना चाहें किसका, तो 77 और 99 का, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बाय फॉर्मूला हो जाएगा 77 इंटू 99, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 693। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर 11 आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि जो संख्या पाई है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको संख्या पाई दिख रहा है वो एक कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या फिर दोनों, कि परिमेय अपरिमेय दोनों है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पाई, ठीक है, एक ई होता है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या हैं, अपरिमेय संख्या।
जैसे साथ में अगर √2 की बात किया जाए, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दिया गया है ए ई एफ जी में एल एम जो है वो आपका समानांतर है एफ जी के साथ, यानी जो यहाँ पे एल एल एम है वो है एफ जी के पैरेलल। ये चीज आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि एल ई का मान क्या होगा, जबकि ई एम 1.8 दे रखा है, एम जी जो दिया हुआ है वो 5.4 दे रखा है, और एल एफ जो दे रखा है, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को, कि यहाँ पे जो ई एम है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो 1.8 दे रखा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं फिर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करा जाए तो हम लोगों ने पढ़ रखा है थेल्स थ्योरम में क्या, कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो फिर क्या होता है कि ई एल बट्टे में आपका एल एफ इक्वल टू हो जाएगा ई एम बट्टे में एम जी। और इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, क्या हो जाएगा? ई एल तो हमें निकालना ही था, एल एफ दिया हुआ है 7.2 बराबर, यहाँ पे ई एम दे रखा है 1.8, और यहाँ पे एम जी दे रखा है 5.4। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा और 18 से कट जाएगा 54 थ्री टाइम्स में, यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या आ जाएगा? ईएल की अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा ये 7.2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 7.2 बटे में 3। अब क्या करते हैं इसको आराम से कट करने के लिए, ये जो पॉइंट है उड़ा करके नीचे हो जाएगा 10, 3 से 24 कटता है, 3 से 72 कटता है 24 टाइम्स में, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और मिल जाएगा मुझे 24/10, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2.4। तो आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एच सी एफ 16 और वाई का 8 दे रखा है, एलसीएम 16 और वाई का 48 दे रखा है, तो तुम आपसे पूछा जा रहा है कि वाई का मान क्या होगा। हम लोग पीछे भी डिस्कस किए क्या, कि जो एलसीएम अगर निकालते हैं ए बी का और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें एच सी एफ उसी ए बी के और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका इक्वल आता है ए इंटू बी के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो नंबर क्या क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 16 और वाई, इसका एलसीएम पता है ये क्या है, तो 48 दिया हुआ है, एचसीएफ आपको यहाँ पे 8 दे रखा है, और वो नंबर दोनों जो है वो कह रहा है 16 और वाई है, तो वाई का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखें तो 16 से तो 48 कट जाएगा 3 बार में, तो y इक्वल टू आ गया 3 × 8, तो हो जाएगा ये 24, यानी आंसर आ गया हम लोगों का 24। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग देख सकते हैं कि ए हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 6 + 5 √3 है, और दूसरा नंबर है 4 - 3 √3, तो कह रहा है ये कैसा नंबर है। तो यहाँ पे इसको पहले अच्छे से लिख ले, क्या हो जाएगा? 6 + 5 √3, और अगर माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 √3। अब अगर 6 में से 4 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, और फिर 5 √3 में अगर 3 √3 को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने का तरीका आसान होता है, ऐसे मान लीजिए कि √3 जो है वो आम है। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 आम में से अगर 3 आम जोड़ दिए, और 5 आम में अगर 3 आम और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 8, 8 आम हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए आप 8 आम। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिखा कि रूट में 3 है,
और रूट में 3 रहने के कारण ये क्या मिल जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, ठीक है, मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या जो है आर, वो त्रिज्या है किसी वृत्त का, ठीक है, तो कह रहा है कि के गुनी कर देना है। तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ये मान लेते हैं पुराने के लिए। अब बात करते हैं न्यू के लिए, ठीक है। तो पुराने की बात करा जाए, त्रिज्या आर है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और अगर नए सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का जो रेडियस है मान लेते हैं आर डैश, वो बोल रहा है कि पुराने का के गुना है, तो के आर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसका क्षेत्रफल का, तो ए डैश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्त है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश क्या है तो के आर, तो हो जाएगा पाई इंटू के आर का स्क्वायर। अब यहां से आ गया पाई इंटू के का स्क्वायर तो के स्क्वायर, और आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ गया के स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है, पुराने और नए का। तो पहले लिखेंगे पुराना, नीचे लिखेंगे नया। पुराना कितना है तो पाई आर स्क्वायर है, नया कितना है तो के स्क्वायर, और इंटू में पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटा एक बार में, और हमें मिल गया 1/के स्क्वायर, यानी किस अनुपात में आ गया, 1:के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब बात करा जाए अगला सवाल में, तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ठीक है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बता दे रहे हैं कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। वो 3 कौन कौन से हैं, तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक होता है। अगला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है, ये दूसरा हो गया। और एक और होता है जो है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। और हम लोगों का काम के लायक कौन सा है, तो हम लोगों का काम के लायक ये है। अब अगर इसको चालाकी से अगर देखें तो क्या करते हैं, ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं और ये 1 को इधर भेजते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही अगर ये दोनों काम साथ में करे होंगे, यहाँ पे आया होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और क्योंकि इस 1 को इधर किए हैं तो हो जाएगा माइनस में 1 बराबर। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर अगर दाएं तरफ भेज दिए तो ये मिल जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाएं तरफ माइनस में है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देख सकें आप लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आप लोग अगर देखें तो दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये दिया हुआ है पहला वाला 1 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में है 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा दूसरा वाला है, और तीसरा वाला है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। वापस इसको देखें कि क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका फिर स्क्वायर है। क्या करते हैं कि कॉसेक थीटा को लिखते हैं साइन वाले में फॉर्म में, तो कॉसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा माइनस, अब यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा को भी कॉस और साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ पे अगर साइन थीटा दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम साइन थीटा ही हो जाएगा, यानी नीचे आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्योंकि साइन थीटा सेम है,
ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चालाकी करेंगे कि क्या करते हैं, पावर को अलग अलग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को रहने देते हैं और नीचे वाले को चेंज करते हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे अगर देखें तो ये 1 है यानी 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही आएगा। लेकिन ये करने से फायदा आपको ये मिल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे कि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है और इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ए यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे कॉस थीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो एक माइनस कॉस थीटा से यहाँ पे कट जाएगा और क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मैच कर रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। तुम लोग जानते हैं कि y कोऑर्डिनेट मतलब जो दूसरा नंबर पे आता है उसी को कहते हैं कोटि। तो यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख के ही टिक मारना है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट आप लोग कीजिएगा तो वहां पे बस आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है। तो एग्जाम में आपको फोकस्ड रहना है, कहीं भी इधर उधर बाएं दाएं बात नहीं करना है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि जितना जल्दी अगर आप पेपर लिख दो उतना ही आपको फिर से रिचेक करने का टाइम मिलेगा कि कहीं आप कहीं कुछ गलती ना कर दिए हो। ध्यान रखिएगा कि कॉपी जब आप लिख दें एक बार जरूर पलट के चेक कर लीजिएगा कि आपने सारा आंसर सही दिया है कि नहीं दिया है। कॉपी चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन बना दिया और उन्हें लगता है कि वो सही बनाए हैं और होता क्या है कि घर आके पता चलता है कि एक दो क्वेश्चन उसका गलत रह गया और ऐसे में क्या होता है कि उनका मार्क्स कट जाता है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान देना है कि जितना टाइम मिले उसको उस टाइम पे आप लोगों को वहां पे फिर से कॉपी को रिचेक कर लेना है कि कहीं कुछ गलती हुआ है क्या। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि यदि किसी शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो कह रहा त्रिज्या उसका 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल निकालते हैं फिर हम लोग। हमें दिया गया है तो बोल रखा है कि एरिया जो है वो है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा चीज जो आपको दे रखा है वो कह रहा है कि इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब अगर हम जानते हैं कि जो एरिया होता है वर्कपीस क्षेत्रफल शंकु का वो होता है पाई आर एल। आर यहाँ पे हो गया त्रिज्या, एल हो गया इसका तिर्यक ऊंचाई, एल इसका तिर्यक ऊंचाई हो गया। ठीक है। हम लोग को यहाँ पे निकालना ही था एल, तो यहाँ पे हम लोग एल के लिए सॉल्व करते हैं। हम लोगों को जो दिया हुआ है मान
उस सारे मान को यहाँ पे पुट करते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ए कितना दिया हुआ है 880 बराबर पाई का मान होता है 22/7 इंटू एल आपको दे रखा है 14, साथ में इंटू हो गया एल, सॉरी आर 14 दे रखा है और एल आपका निकालना था। 7 से 14 कटेगा 2 बार में और यहाँ पे अगर देखें तो एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा आपका 880 और नीचे क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू में 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 22 से हम लोग 88 को काट सकते हैं, तो यहाँ पे ये कटा 40 बार में, 2 से 40 कटा 20 बार में, यानी एल का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। एल का मान हम लोग का 20 सेंटीमीटर आ गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा बी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे। आपसे कह रहा है कि एक यहाँ पे स्तंभ है ऐसा कुछ, ठीक है, और जो इसका परछाई बना, ठीक है, परछाई जो बन रहा मान लेते हैं कि P है तो उसका 3 गुना उसका ऊंचाई है, तो √3P इसका ऊंचाई है। तो कह रहा था इसका यूनियन कौन है थीटा, वो कितना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि थीटा के साथ कौन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमिति का कौन सा ऐसा अनुपात है जो थीटा के साथ P मतलब परपेंडिकुलर और फिर बेस B, ठीक है, आधार और लंब के बीच रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो लंब बटे में आधार, तो यहाँ से कह सकते हैं हो गया √3P बटे में P से P कटा और यहाँ पे आ गया √3। अब टेन थीटा √3 कब देता है, तो आप लोगों को अगर याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये 60 डिग्री पे देता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो कैसे आसानी से याद रखा जाए, ये वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, वो वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में जब यूज आए तो हम लोग फटाक से इसका यूज कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे बोला जा रहा है कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 दे रखा है और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम लोग एपी में नंबर्स को खुद से मानना पड़ता है तो मानने का तरीका होता है। ठीक है, कि अगर आपको 3 नंबर्स मानना है तो मानने का तरीका होता है a-d, a+d। अगर आपको 4 नंबर खुद से मानना है तो तरीका होता है a-3d, a-d, a+d और a+3d, और यही नंबर्स को आज हम लोग मानने वाले हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं जो 4 नंबर्स हैं वो a-3d, a-d, a+d और a+3d है। तो कह रहा पहला काम क्या कि उसका योग 40 है, जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, ये दे रखा है 40। 3d से 3d कट, d से d कट, कितना आ गया, तो 1 2 3 4, टोटल 4a बराबर में 40 आ गया। 4 से 40 कटा 10 बार में, यानी कि a का मान यहाँ पे आ गया 10। तो a का मान अगर आ गया, अब हमें चाहिए d, ताकि हम लोग कोई भी जो एपी दिया रहे, a और d पता है तो पूरा एपी निकल जाता है। तो d निकालने के लिए आपको दे दिया कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है,
तो पहली कौन सी है यहाँ पे, a माइनस 3d, और चौथी कौन है, तो a प्लस 3d, और इसका जो गुणनफल है वो कह रहा है कि 91 के बराबर है। अब लोग जानते हैं कि अगर a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा a का स्क्वायर, और a का मान 10 है तो यहाँ पे हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 3d, यहाँ पे दिया हुआ तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और d का स्क्वायर हो गया d का स्क्वायर, ये आपका 91 के बराबर है। अब यहाँ पे देखें क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, और ये 91 को इधर बाएं साइड कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस का 91 बराबर। अब ये 90 स्क्वायर को दाएं तरफ कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 90 स्क्वायर। अब अगर 100 में से 91 को अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और बराबर में हो जाएगा 9d स्क्वायर, 9 से 9 कटा एक बार में, और यहाँ पे आ गया d स्क्वायर बराबर 1, यानी d का मान आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, डी का मान यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे पुट करके हम लोग एपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पुट करें डी बराबर 1 के लिए, और एक बार पुट करेंगे डी बराबर माइनस 1 के लिए, तो जो पहला नंबर आएगा a माइनस 3d, वो कौन सा हो जाएगा, a 10 है, 3d यानी 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, और 10 में से 3 गया तो मिला 7। दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा, a माइनस डी, तो 10 में से 1 गया तो बच गया 9, फिर 10 प्लस 1 तो हो गया 11, और 10 प्लस 3 तो हो गया 13। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। यही अगर डी इक्वल टू माइनस ए के लिए निकाले तो दूसरा एपी मिलेगा जो आपको यहाँ पे आंसर में दिया ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा हो जाता है कि जैसे अगर हम लोग ए को 10 रखें माइनस 3 गुने डी की जगह पे अगर माइनस 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा 10, और माइनस माइनस प्लस का 3 यानी कि 13। और इसी एपी का उल्टा यहाँ पे मिल जाएगा कि 13 फिर 11 फिर 9 फिर 7, ये आपका दूसरा एपी मिलने वाला है। ठीक है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो आप लोगों को यहाँ पे अब दिख गया होगा कि क्या मिल गया, 13 11 9 और 7। ठीक है, सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ही चेक करें तो यहाँ पे रूट एक्स है, इसी कारण से तो होगा ही नहीं। अगला में यहाँ पे है 1/x², तो ये भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे x² है। अगर ये x² से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा x का पावर 4, और x का पावर 4 आ गया तो ये द्विघात तो रहा नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो ऑप्शन यहाँ पे दो मैच कर रहा है कि होने का, एक ए भी हो सकता है और एक सी भी हो सकता है। चेक करते हैं कौन सा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें पहले वाले को तो क्या मिलेगा, पहला वाला बाएं साइड दिया हुआ है 2x² माइनस 3x बराबर, और दाएं तरफ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो यहाँ मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो 2x² सबको बाएं तरफ करते हैं तो यहाँ हो गया 2x² माइनस 3x माइनस x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब 2x² में से x² घटा तो बचा x², और 3x में और माइनस 2x, यहाँ हो गया माइनस का 5x माइनस 1 बराबर 0। और देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन कौन सा मिल गया यहाँ पे हम लोगों को, ऑप्शन नंबर ए। आप अगर चेक करना चाहें तो सी को चेक कर सकते हैं कि ये नहीं आने वाला है। अगर चेक करके आपको दिखाना चाहें हम तो देखिए कैसे चेक करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे सी को चेक करना है तो दिया हुआ है x² प्लस 2 बराबर, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लगाएं तो हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस x का स्क्वायर यानी x², और फिर माइनस 2ab यानी यहाँ पे आ गया 6x प्लस 4। x² से यहाँ पे x² कट जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे x के पावर 2 घात का कोई टर्म ही नहीं बचा,
तो इसी कारण से कह सकते हैं यहाँ पे कि ये द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या बोल दिया गया क्वेश्चन में कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य आपको दिया हुआ है कि वो 10 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, 5। तो नीचे में डिवाइड करेंगे 5 से और ये बराबर हो जाएगा 10। तो किसका माध्य तो कब आता है, जब जितने नंबर्स दिए हों सारे को जोड़ दो और जितना नंबर है उससे भाग दे दो, यही आपका हो जाता है माध्य। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस वाले 5 को उधर भेजेंगे तो ये इंटू हो जाएगा और यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 9 हो गया 23, 23 और 13 हो गया 36। तो यहाँ पे आ गया 36 प्लस x बराबर में 5 गुने 10 यानी 50। तो x का मान आ गया 50 माइनस 36। 50 में 36 गया तो बचा 14, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम लोगों का डी जो है वो आंसर रहने वाला है। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल उसी तरीके से दिया हुआ है कि 1, 4, x, 5 और 12 इसका माध्य 7 है। तो इस बार भी 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर से इस 5 को उधर जाके गुना करेंगे और इसको जोड़ लेंगे। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 12 22 हो गया। प्लस में x बराबर में 5 और 7 को गुना किए तो हो गया 35। अब यहाँ पे x अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा 35 माइनस 22। तो x का मान कितना आ गया, 35 में अगर हम लोग 22 को घटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 13, यानी x का मान आप लोगों को यहाँ पे मिल गया 13। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता अगर P हो तो निम्नांकित में कौन सा सही होगा। कि जो कोई प्रोबेबिलिटी हो वो 0 से छोटा होता है, नहीं ये तो सरासर गलत है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 से बड़ा होता है, ये भी गलत बात है। हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या फिर बराबर होता है। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी बीच में लाइक करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये डी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इस पासे जिस पर ए बी सी डी ई एफ ये अंकित है, ठीक है, कह रहा है इसको एक बार फेंका जाता है, एक बार हम लोगों ने रोल किया, कह रहा है ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता नहीं प्रायिकता। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल अगर हम बात करें सिंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, तो ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ सकता है। तो टोटल 6 हो गया और हम लोग जो चाहिए वो क्या चाहिए, ई, और ये है मुझे ए मिलना चाहिए। ठीक है, और ए कितनी बार आ सकता है इसमें से, तो एक बार, तो एन यहाँ पे एक हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाता है, तो एन ई बटे एन एस। एन ई यहाँ पे एक है, एन एस यहाँ पे 6 है, तो आंसर हो गया 1/6। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हम लोग को, ए नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष की नियामक 0,4, 0,0 और 3,0 है तो उसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग बढ़िया से अगर देखें तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ये एक त्रिभुज है, और गौर से देखें तो ये यहाँ पे 0,0 है, और ये अगर इसको एक्सटेंड करें तो यही तो एक्स एक्सिस है, और इसको अगर ये एक्सटेंड करें तो यही तो वाई एक्सिस है, और ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3,0 और ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0,4।
और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाता है 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाता है 4। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों साइड्स, जो तीनों भुजा का सम है, वही होता है परिमिति। तो दो भुजा का तो यहाँ पे हम लोग दूरी निकाल लिए। तीसरा का हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम P नामकरण करते हैं और इस पॉइंट को Q नामकरण करते हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा PQ। PQ क्या हो जाएगा? रूट अंडर y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस फिर x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? तो 4 में से 0 घटा तो बचा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, प्लस 0 में से 3 घटा तो -3, और -3 का स्क्वायर हो जाता है 9। कितना आ गया? 16 और 9 हो गया 25, और 25 का रूट अगर निकालें तो हो जाता है 5, यानी इसका डिस्टेंस आ गया 5। अब अगर हम लोग परिमिति की बात करें, परिमिति को अगर P से लिखें तो हो जाएगा 3 जोड़ 4 जोड़ 5। कितना आ गया? 4 3 7, 7 और 5 12। तो टोटल यहाँ पे 12 इकाई आ गया इसका परिमिति। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा? तो ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे सी। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। अगर मान लें कि ए बी सी जो है वो कोण है, तो कह रहा है किसी दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तब त्रिभुज के कोण क्या होंगे? कह रहा दो कोणों के बीच का अंतर जो है वो 30 है, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे? अगर गौर से अगर हम लोग देखें तो a प्लस बी प्लस सी, अगर त्रिभुज के तीनों कोण हैं तो a प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, और a प्लस बी जो वो है c के बराबर हम लोग मान चुके हैं। तो यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया c प्लस सी बराबर में 180, यानी 2c बराबर में हो गया 180। 2 से 180 कटा 90 बार में, यानी c का मान आ गया 90। अब यहाँ पे क्या आ गया? तो a प्लस बी का मान आ गया 90। आपके पास एक और कंडीशन दिया हुआ है कि दो कोणों का अंतर क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो यानी दी रखा है कि a माइनस बी कितना है? तो 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो अगर दोनों को जोड़ दें तो b से b कट जाएगा, a और a यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर में 120 डिग्री। तो 2 से 120 कट गया, यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। तो a का मान आपको मिल गया 60 डिग्री। तो अगर a अगर हम 60 रखें किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ से b मिल जाएगा 30 डिग्री, यानी जो हम लोगों का कोण आ गया वो आ गया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि यदि 4/5 ए 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, क्या बोल रखा कि 4/5 ए और 2 ये है एपी में, तो आपसे पूछा कि ए का मान बताओ क्या होगा। एक थ्योरी याद रखिएगा कि जब भी कभी आपसे बोला जाए कि 3 नंबर एबीसी है और वो एपी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे बोला जाए एबीसी एपी में है, तो बस आपसे वो यूज करवाना चाहता है कि आप यूज करो कि बीच का दोगुना करने पे बाकी दोनों नंबर को जोड़ने के बराबर आता है। ठीक है, कि बीच वाले का दोगुना बाकी दोनों के जोड़ने के बराबर आता है। बस यही चीज का यूज आपसे करवा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीच में तो a है, यानी a का दोगुना बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, यानी 4 + 5 + 2। ठीक है, यहां से कितना आ गया? 2a बराबर नीचे कुछ नहीं तो 1, और 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, और फिर यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, यहाँ से आ गया 14/5, यानी कि यहाँ से आ गया 2a बराबर 14/5।
2 से 14 कटा 7 टाइम्स में, तो यहाँ से ए का मान जो है वो आ गया 7/5। ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, सी यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का यूनियन कौन क्या होगा। सवाल आसान है, बस आप लोग को देखो ध्यान रखो, जब भी सवाल आपसे हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, पूछा जाए तो हमेशा एक फिगर जरूर बनाइएगा, रफ फिगर, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो क्वेश्चन को। तो एक उधर की मीनार ले लिए, कह रहा है ये 5 मीटर ऊंचा है, और कह रहा है इसका पाद यानी पैर से 5 मीटर दूर किसी बिंदु से जो मीनार की चोटी है, जो मीनार की चोटी है, इसका जो यूनियन कौन है वो निकालना है आपको। तो मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब ये थीटा है, तुम लोग जानते हैं कि भाई हम लोगों को जो यूज करना है, क्योंकि दिया हुआ है लंब और दिया हुआ है आधार, तो इसी रिलेशन का यूज करना है। और ये रिलेशन लंब और आधार के बीच कौन देता है, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी, यानी पी भी 5 है, बी भी 5 है, कट कुट के आ गया 1। तो टेन थीटा आपको यहाँ पे मिल गया 1। अब टेन थीटा एक कौन से एंगल पे देता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि थीटा जो होता है वो 45 डिग्री पे ही देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिल गया बी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 2x+3y बराबर ये 12 है, और 3x-2y बराबर 5 है, तो बताओ x और y का मान क्या होगा। देखिए, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और है कि डायरेक्ट आंसर पुट करके चेक कर लीजिए। और ये आंसर पुट करके चेक करने का तरीका सबसे आसान होता है। ठीक है, जैसे पहला नंबर वाला पुट करके करें हम, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4, और 3 गुने 3 9, 9 4 13 होता है, तो ये आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोग पहला पुट किए तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो हो जाएगा 2 गुने 2 + 3 गुने 3, कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 गुने 2 4 +3 गुने 3 9, यहाँ से आ गया 13। यहाँ पे तो 12 दिया हुआ था, यानी ये तो नहीं होने वाला। ठीक है ना, चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो 2 और -3 है, ये तो ऑब्वियस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सोचो कि छोटा नंबर है और उसमें बड़ा माइनस कर रहे हैं, और वापस से मुझे प्लस में मिल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसी कारण से ये आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, सी नंबर। आई थिंक सी आंसर होना चाहिए। यहाँ पे अगर पुट करें हम लोग तो होगा 2 गुने 3 + 3 गुने 2। तो यहाँ से आ गया 3 दूनी 6 +3 दूनी 6, 12 आ गया। पहला तो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 -2 गुने 2, 3 × 3 = 9, -2 गुने 2 4, 9 में से 4 गया तो 5। ये भी सेटिस्फाई कर गया और ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी दोनों सेटिस्फाई किया, तो मतलब वही आपका आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पे आंसर आपका आ गया सी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके cos 90 डिग्री है, और इसका मान क्या होगा। तो आप लोगों को टेंशन आ रहा होगा, है कि नहीं, कि भाई इतना बड़ा बड़ा मान कैसे निकाला जाए, क्योंकि निकालने का तो तरीका ही नहीं पता। निकालने का तो तरीका ही नहीं पता। अगर तरीका नहीं पता है तो निकालने के लिए जरूरत भी नहीं रहा होगा। अगर तरीका पता नहीं है आपको, तो ऑब्वियस है कि आपको निकालने तो बोला नहीं गया होगा, सारी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है दिमाग। दिमाग ये कहता है कि अगर हम लोगों को ये वैल्यू सिखाया ही नहीं गया कभी, तो निकलता भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसा सोचो कि जिसमें इसका मान आसानी से आ जाए। और वो क्या है, कि आप लोग जानते होंगे कि कॉस जो 90 डिग्री होता है,
वो 0 होता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। ठीक है। तो cos 90 अगर 0 हो गया और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वो तो हमेशा 0 रहता है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, 0। ठीक है। था ना समझ? तो बस दिमाग आपको घुमाने के लिए ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछना आसान चाहता है वो, बस थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करवाता है। बस कह रहा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या है? ठीक है। तो सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए कि 107 के बाद कौन सा संख्या विभाज्य होगा, तो वो नंबर रहने वाला है 110। ठीक है। और 253 से पहले कौन सा होने वाला है, तो वो होगा 250। ठीक है। अब क्योंकि कह रहा 5 से विभाज्य होना है तो अगला नंबर 115 आया होगा, उससे अगला 120 आया होगा, उससे अगला 125 आया होगा। ऐसे कर करके कहाँ तक पहुंचा होगा, तो 250 तक पहुंचा होगा। और हमसे पूछा है कि उन सारे संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला अगर योग पूछा है तो हम लोग का फॉर्मूला लगने वाला है एस एन का। फॉर्मूला होता है n/2। फिर क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं a+l। तो हमें a पता है, l पता है, हमें n चाहिए, तो n यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे an पता है। ठीक है। तो हम लोग an का ही फॉर्मूला लगाएंगे कि a+n-1d, ये आपका an के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे an आपको दे रखा है कि 250 है, a आपको पता है कि 110 है, n तो आपको निकालना ही था, और d यहाँ पे हो गया 5। अब इस वाले 110 को इधर कर दें अगर हम, तो 250 माइनस 110 बराबर में हो गया 5n माइनस का 5। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से आ गया 140, और ये 5 इधर के प्लस में हो गया, और साथ में हो गया 5n। यहाँ से आ गया 145, और दिस इज इक्वल टू 5n। n कितना आ गया, तो 145/5। 5 से अगर काटे तो ये हो जाएगा 2, 5 2 जा 10, 45। तो यहाँ पे 9 आ गया, यानी टोटल यहाँ पे आ गया आंसर 29। तो n कितना आ गया, 29। अब यहाँ पे सारा डाटा को पुट करते हैं एसएन के लिए, तो एसएन क्या हो जाएगा, 29/2 इंटू ए यहाँ पे 110 है, प्लस यहाँ पे जो एल है वो है 250, मतलब लास्ट टर्म। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, एल यहाँ पे लास्ट टर्म है। कितना हो जाएगा, 29/2 इंटू 250 और 110 हो जाएगा 360। 360 यहाँ पे लिखते हैं, 2 से 360 कटेगा और मिलेगा यहाँ पे 180, यानी 29 इंटू यहाँ पे 180 हम लोगों को मल्टीप्लाई करके आंसर चाहिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 29 को 18 से, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8, 9 8 जा 72, 2 यहाँ पे आया और 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 7, ठीक है, 16 7 हो गया 232, मतलब 23 होता है। तो यहाँ से आ गया 232। फिर अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से डायरेक्ट आने वाला है कि ये 9 और ये हो जाएगा 2। कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 9 और 3 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 2 2। अब ये जीरो भी तो बचा हुआ था, तो ये जीरो पे आ गया, यानी 5 2 2 0 इसका सम आ गया। ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक थैले में 3 उजाले, 4 लाल, 5 काली गेंद है, जिसको अदृश्य एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के काला और ना उजला होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है क्वेश्चन में, आई थिंक ये क्वेश्चन में लिखना चाह रहा था इसमें कि ना काला और ना उजला होने की प्रायिकता क्या होगा।
ठीक है, कि ना ही वो काला हो और ना ही वो उजला हो। तो काला और उजला अगर ना होगा तो क्या हो सकता है, वो लाल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखा आएगा कि जो आपका यहाँ पे NS है, तो टोटल गेंद कितनी है, 3 4 7 7 5 12, टोटल 12 गेंद है। और मुझे चाहिए उसमें से लाल गेंद, तो एक इवेंट ई बनाते हैं जिसमें हम लोगों को लाल गेंद निकालना है, मतलब ना ही काला और ना ही उजला गेंद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनी निकालना चाहें तो लाल गेंद 4 है और टोटल 12 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर कट कुट करें तो यहाँ पे हो गया 1/3, यानी आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी आपसे क्या पूछा कि S 200। ठीक है, मतलब क्या, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर करके यहाँ पे S आपका चाहिए 200 नंबर का सम के लिए। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो क्या हो जाएगा, n/2 a+l। n पता है आपको 200/2, a पता है आपको 1, प्लस लास्ट टर्म आपका 200 है। 2 से 200 कटा 100 बार में, और यहाँ से आ गया 100, गुने यहाँ से आ गया 201, अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 201 और 20, यानी यहाँ पे आ गया 20,100। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, बी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगा। सवाल सुनिएगा, कह रहा कि मान लो ये मीनार है। ठीक है, मीनार को मान लेते हैं कि ये x मीटर ऊंचा है। अगर मीनार आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, को दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको x मीटर हाइट है उसका। ठीक है, ऊंचाई उसका है। सवाल कह रहा है आपको कि जो यहाँ से इसका यूनियन कौन है, ठीक है, उसको अगर बढ़ा दिया जाए, पहले जो 60 डिग्री था, पहले जो यहाँ पे 60 डिग्री था, उसको अब यहाँ पे घटा के कर दिया गया 45 डिग्री। करने पे क्या हुआ कि जो छाया का लंबाई था वो 50 मीटर घट गया, यानी 50 मीटर क्या किया हम लोगों ने, इसको इधर ले गया, तो ये 50 मीटर घट गया, यानी 50 मीटर इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि बताओ, यहाँ पे कह रहा कि बताओ मीटर की मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीटर नहीं मीनार, सॉरी। तो यहाँ पे लिखने वाले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या करते हैं, 10 45 लेते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच, लंब और आधार के बीच तो टेन थीटा ही लगाता है। तो यहाँ पे पहला आएगा 10 45 डिग्री, ये हो जाएगा x/y, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ से आ गया x/y। क्योंकि 10 45 1 होता है, तो यहाँ से आ गया x/y बराबर 1, यानी x बराबर y आ गया। ठीक है, चलिए अगला, अब लगाने वाले हैं 10 60 के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है वो है y, तो x के बराबर है, यानी x + 50। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो 10 60 क्या होने वाला है, ये रहने वाला है x/x + 50। 10 60 √3 होता है, तो यहाँ से आ गया √3 बराबर में x/x + 50। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई होने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि √3x + 50 √3, दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये वाले को क्या करते हैं, राइट साइड पे देते हैं, तो यहाँ से आ गया 50 √3 बराबर x माइनस √3x। तो यहाँ से x का मान अगर बात करा जाए तो यहाँ से आ गया 50 √3, दिस इज इक्वल टू x कॉमन 1 माइनस √3। तो x यहाँ से आ गया 50 √3 बटे में 1 माइनस √3।
ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है क्या? कुछ तो हुआ है लोचा। एक सेकेंड बस वेट कीजिए, थोड़ा सा देख लें कि गलती क्या हुआ है यहाँ पे हम लोगों से। मैं छूट क्या रहा है, एक सेकेंड। 50 अपॉन एक्स प्लस 50 दिस इज इक्वल टू ये। तो √3 यहाँ से √3x प्लस 50 50 मीटर घट जाती है, तो 50 प्लस एक्स और यहाँ पे आ गया x। नहीं सही है ये, बट ये निगेटिव क्यों आ रहा? क्वेश्चन में कुछ तो है, एक सेकेंड फिर से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, फिर से करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, ओके 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 ओके, गलती क्या हुआ था अब समझ में आया, अब समझ में आया। गलती ये हुआ कि ये जो एंगल माने हैं हम लोग, ठीक है, एंगल मानने में हमने गलती किया है। ओके, अब समझ में आया क्या हुआ हम लोगों से गलती, मतलब मेरे से गलती, सॉरी। मेरे से गलती ये हुआ कि हम लोगों ने जो ये मतलब मैंने जो माना ये एंगल मानने में ही गलती करे हमने। गलती ये की है कि ये 45 होने वाला है, ध्यान रखिएगा कि ये वाला एंगल जो है वो 45 होने वाला है और ये वाला एंगल 60 होने वाला है। ठीक है, और यही गलती हम लोगों ने किया। तो फिर अगर गलती किया तो फिर सुधारते हैं गलती को। यहाँ पे इरेज करके फिर से सॉल्व करते हैं इसको, एंड ये वाला भी मिटने वाला है। क्या हो जाएगा कि अगर 1045 अगर हम लोग बात करें तो इस बार रहने वाला है x अपॉन ये जो माने हैं हम लोग हमने y प्लस 50। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 50। 1045 तो 1 होता है, यानी यहाँ से आ गया एक बराबर में x बटे वाई प्लस 50। अगर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 50 बराबर x। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ मिला। और अब अगर हम लोग यहाँ पे 60 के लिए यूज करें तो ये x बटे वाई हो जाएगा कि 1060 बराबर में यहाँ से आ जाएगा x बटे वाई। 1060 तो यहाँ पे √3 होता है, तो यहाँ से आ गया √3 बराबर में x बटे वाई। तो x का मान यहाँ से आ गया √3y। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x। तो x को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y, y को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से y हो गया x बटे √3, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू। यहाँ से कितना आ गया x बटे √3 प्लस में 50 बराबर में x। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ऊपर। यहाँ से अगर देखें तो √3 पूरा इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से x आएगा और यहाँ से 50 √3 आएगा और यहाँ से हो जाएगा √3x। इस x को हम लोग दाएं तरफ ले जाते हैं तो यहाँ से आ गया 50
√3 बराबर में √3x-x, यानी यहाँ से आ गया 50 √3, और अगर यहाँ से x को कॉमन लिए तो हो जाएगा √3 - 1। तो x का मान कितना आ गया 50 √3, और बटे में आ गया √3 - 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। गलती ये हुआ था कि ये 45 होता और ये 60 होता, और मानने में हम गलती कर दिए कि इसको मान लिए 45 और इसको मान लिए 60। तो अगर हम लोग जैसे ही दीवार की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारा जो एंगल होगा वो बढ़ेगा, कौन जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि सोचो ना, सपोज करो ऐसे कुछ था, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं अगर मेरा कोण बना हुआ है, ऐसे कोण बना हुआ है अगर हम लोगों का, और अगर इसको अगर हम लोग उठाएं तो एंगल और बढ़ने वाला है ना, एंगल कम थोड़ी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, 1 तथा 2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, क्या कह रहा कि दो पॉइंट है, ठीक है, दो बिंदु है, एक है आपका दिया हुआ 1, 1, दूसरा बिंदु जो है वो है 2, 3। कह रहा है इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं P। ये जो है वो इस AB को 2:3 में बांट रहा है। तो बताओ P का नियामक क्या होगा। तो मान लेते हैं x, y होगा, और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। x के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। अब यहाँ पे अगर देखें तो m क्या है तो 2 है, ये अगर गौर से देखें तो ये क्या है m, ये क्या है n, ये क्या है तो x2, y2, ये क्या है तो x1, y2। सारा डाटा पुट करते हैं, क्या हो जाएगा m यानी 2 गुने x2 मतलब 2। देखिए ये हुआ बाय फॉर्मूला याद रखने का तरीका। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो सिंपल ध्यान रखना है क्या, कि जिसका अनुपात लेंगे उसके दूसरे साइड वाला x या y लेंगे, बस खत्म। अगर हम लोग 2 लिए तो उसके दूसरे साइड वाला मतलब 2, 3 में से कोई लेना होगा। अगर 3 लिए तो हमको 1, 1 में से कोई लेना होगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान चीज है कि जिधर का हम लोग अनुपात लेने वाले हैं उसके दूसरे तरफ वाला पॉइंट लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या हो जाएगा, सॉरी इसको सॉल्व भी तो करना है। अगला क्या, फिर 3 इंटू हो जाएगा 1 बटे में m प्लस n है, हो जाएगा 2 + 3। कितना आ गया, तो यहां से आ गया 2 गुने 2 यानी 4 प्लस 3 गुने 1 3 बटे में 5। तो टोटल यहाँ पे आ गया 7/5। दूसरा निकालते हैं y, तो यहाँ पे हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। m कितना तो 2, y2 कितना तो 3 प्लस n कितना तो 3, और y1 कितना तो 1। नीचे में आ गया m प्लस n यानी 2 + 3। यहाँ से कितना आ गया 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 3 अपॉन में 2 + 3 5 यानी कि 9/5 आ गया। तो कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया 7/5 कॉमा में 9/5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया कह रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका है यहाँ पे 2, 3, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है कह रहा 4, 1। तो इसके बीच की दूरी ए बी को हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला, ठीक है ना, पहली बात करें अगर फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इस चीज को बताने का मुझे जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि x2, x1 और y2, y1 कौन सा पॉइंट्स है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये x1, y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2, y2। सॉल्व अगर करें हम तो कैसे सॉल्व होगा, y2 - y1 यानी 4 में से 2 घटेगा, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 यानी 1 - 3 का स्क्वायर। कितना आ गया तो √4 - 2 2 हुआ,
2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर भी हो गया 4 यानी यहाँ से आ गया √8 और √8 आप लोगों को पता होगा कि 2√2 होता है यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ गया ए 2√2। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल खत्म यानी सारे सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू इस सेशन को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये जो चैनल है आप लोगों को बोर्ड्स एग्जाम के लिए, खासकर क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए ये चैनल आप लोगों को आपके एग्जाम में तैयारी करने के लिए हेल्प करवाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।